आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस। आज से कुछ वीडियोस पहले मैंने इसका टेक्निकल एनालिसिस भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ऊपर भी आ रहा होगा तो आप जाकर देख सकते हो। बट आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फंडामेंटली ये स्टॉक में मेरे को क्या अच्छा लगता है, सो दैट मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। देखो, फंडामेंटल बहुत डीप चीज़ है, उसके अंदर आप जितना मर्जी अंदर जाते जाओ, ग्राउंड रियलिटी समझते जाओ कि ये बिजनेस क्या है, आपको उतनी चीज़ें पता लगती रहती हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी। बिकॉज यहाँ पे देखो, ये जो सेक्टर से आता है दैट इज़ यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो है ये अल्कोहल सेक्टर से आता है। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि हर समय चलेगा। मतलब चाहे कहते हैं, मतलब एक कहावत भी है कि चाहे गम हो चाहे खुशी हो, ये चीज़ ऐसी है जो कि लोग करते हैं। तो इसलिए मेरे को ये सेक्टर अच्छा लगता है, बिकॉज इसका जो है ट्रेंड हमेशा से ही पॉजिटिव रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, अब देखा आपने जैसे लॉकडाउन हुआ था पीछे, हर चीज़ बंद थी बट ये स्टिल बिक रही थी, तो इसलिए ये चीज़ें है। ठीक है, बाकी इसके अंदर क्या क्या और चीज़ें हैं उसकी भी हम बात करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। बट उसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर हम पूरा पास्ट एनालिसिस करें, ठीक है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, ये मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं कि कौन सा वो किसने जो है एक सर्वे किया था, किसने किया था, बट मैं आपको बताता हूँ वो सर्वे में क्या था कि अगर हम स्टॉक मार्केट्स की हिस्ट्री उठाएं, चाहे हम यूएस की उठाएं चाहे हम बाकी कंट्रीज़ की उठाएं, तो जो सबसे ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करने वाले स्टॉक हैं लंबे टाइम में, वो कौन से हैं? वो यही वाले हैं, चाहे सिगरेट का बिजनेस हो चाहे अल्कोहल का बिजनेस हो। ठीक है, यूएस में भी जो स्टॉक सबसे ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया है अभी तक, मतलब लंबे टाइम में, ये नहीं कि एक साल में 2 साल में किसने किया, लंबे टाइम में जिस स्टॉक ने सबसे ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया है वो सिगरेट सेक्टर से आता है। तो इसलिए ये सेक्टर ऐसा है जो कि एवरग्रीन सेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर मैं किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ तो मैं क्या स्टेप्स फॉलो करता हूँ। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, मेरी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है हमेशा चार्ट को। तो इसी तरीके से हम मैकडोवल का एक बार फिर से चार्ट देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बट फिर से हम एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। हम चार्ट देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम का, दैट इज मंथली चार्ट। ठीक है, या आप इसको वीकली भी कर सकते हो, बिकॉज कई बार कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें मंथली में इतना डाटा होता नहीं है। तो यहाँ पे आप वीकली चार्ट में देखोगे तो ये एक सिंपल सी रेजिस्टेंस थी जो कि 816 रुपए के आसपास थी इसकी, एंड उसको इसने अभी फाइनली 5 से 6 साल बाद क्रॉस किया है। दैट इज 2015 में ये रेजिस्टेंस बनी थी, देन 2018 में इसने एक बार इसको टेस्ट किया, फिर 2020 में उसके आसपास आया, एंड देन फाइनली 2021 में इसने इसको क्रॉस किया था। सो इसलिए मेरे को यहाँ पे इसका चार्ट अच्छा लग रहा है, बिकॉज देखो 6 साल बाद अगर किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है तो देयर मस्ट बी अ रीजन। अब वो फंडामेंटल रीजन हो सकता है आपको बाद में पता लगे, कुछ टाइम बाद, जब ये स्टॉक समझ लीजिए 800 रुपए से 1500 हो गया, तो फंडामेंटल कई बार होता है सही होने शुरू होते हैं, बट चार्ट उसका पहले शुरू हो जाता है सही होना। तो इसलिए मेरे को चार्ट पे पता लग गया कि ये स्टॉक अच्छा है। ठीक है, अभी हम सीधे चलते हैं यहाँ पे इसके फंडामेंटल, बिकॉज टेक्निकल पे हम आज बात नहीं करने वाले हैं। सो इतना मैंने यहाँ पे देख लिया कि ये चार्ट अच्छा है। अब मैं जाकर देखूंगा इसके फंडामेंटल कि क्या करती है ये कंपनी। ठीक है, अब तो पता ही है, तो यहाँ पे हम इसको सर्च कर लेते हैं मैकडोवल। अब ये जो वेबसाइट है इसका नाम है टिकरटेप, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको यूज कर सकते हो। एक मिनट, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स, हाँ, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। आपको यहाँ पे हर एक चीज़ पता लग जाएगी। सो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, देखो यहाँ पे ना हर किसी का अपना व्यू होता है। कई लोग पी रेशो देखते हैं, पीबी रेशो देखते हैं, ठीक है, उसके अलावा और 50 तरीके की रेशोज देखते हैं। बट मेरा रूल क्या है कि सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि वो किस सेक्टर में कंपनी। अब ये सेक्टर है अल्कोहल सेक्टर। ठीक है, सो अल्कोहल सेक्टर के प्रति मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरा क्या व्यू है, सो इसलिए सेक्टर भी अच्छा हो गया। अब उसके बाद सबसे पहले मैं जाता हूँ फाइनेंशियल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स में हम चलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको देख लेनी कि ये कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। तो ये कंपनी लार्ज कैप है एंड इसकी 67,000 करोड़ की मार्केट कैप है, दैट इज काफी बड़ी कंपनी है। ठीक है, सो फाइनेंशियल्स पे हम चलते हैं। सो फाइनेंशियल्स पे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे पहले अपनी तरफ से एजम्पशंस दी होती हैं आपको कि यहाँ पे इसकी रेवेन्यू ग्रोथ कम है, उसके अलावा नेट इनकम कम है, ये कम है। तो हमें वो नहीं देखना, हमें खुद एनालाइज करना है चीजें। एंड यहाँ पे देखो क्या होता है ना, जब भी हम किसी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो हमें उसको कंपेयर करना है उसी के सेक्टर के साथ। अब जैसे ये अल्कोहल सेक्टर से है तो हमें इसको कंपेयर करना है अल्कोहल सेक्टर के साथ। हम इसको अगर कंपेयर करेंगे बैंकिंग सेक्टर के साथ या फिर सीमेंट सेक्टर के साथ तो वो फेयर नहीं है। तो इसलिए हमें इसकी ग्रोथ, हमें इसका रेवेन्यू, हमें इसके फाइनेंशियल्स, हमें इसके जो भी होल्डिंग्स वगैरह हैं वो सारी कंपेयर करनी है इसके पीयर्स के साथ, जो भी इस सेक्टर के पीयर्स है वो हम बाद में करेंगे। बट सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले 4-5 साल में इसका रेवेन्यू किस तरीके से ग्रो हुआ है। सो यहाँ पे सबसे ऊपर टोटल रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे हम 2015 से देख लेते हैं। तो 2015 से अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल ही था, बट यहाँ पे फाइनली यहाँ पे देख रहे हो कि अब स्टेबल चल रहा है, रेवेन्यू स्टेबल चल रहा है, ना कुछ ग्रोथ है और ना कुछ ज्यादा है। ठीक है, तो स्टेबल रेवेन्यू है, और जो कि एक बहुत अच्छी बात तो नहीं है, बिकॉज रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक थोड़ा सा है डाउट। उसके बाद अगर हम देखेंगे एबिटा, अब एबिटा क्या होता है, बेसिकली होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। ठीक है, तो बाकी पूरी डीप अगर आप समझना चाहोगे तो वो मैं कभी आपको फिर से समझाऊंगा, बट फिलहाल आप इतना समझ लो कि टैक्स से पहले, डेप्रिसिएशन से पहले अर्निंग क्या है कंपनी की। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखोगे ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है। मतलब रेवेन्यू चाहे स्टेबल है बट कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है। अब ये क्यों बढ़ रही है? हो सकता है कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करी हो, कुछ करा हो, तो इसलिए यहाँ पे बढ़ सकती है। तो आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे 2017 में 726 से यहाँ पे ग्रो हुई, उसके बाद ग्रो हुई, देन 2020 में भी यहाँ पे 1657 करोड़ थी, एंड देन यहाँ पे ये जो कम हुई है 2021 में। अब ये क्यों हुई है? ये थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह के कारण, उस कारण से थोड़ा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखेंगे। अब यहाँ पे 2-3 टर्म्स हैं जो कि आपको मेन देखने वाली है। सबसे पहला तो रेवेन्यू देखना होता है कि रेवेन्यू ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट ग्रो हो रहा है या नहीं, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये पीबीटी और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये 2-3 चीजें आपको देखनी है कि ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है नहीं हो रही है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2015 में तो ये लॉस में था, ठीक है। उसके बाद 2016 में प्रॉफिट हुआ, दैट इज मतलब कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे किया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे फिर थोड़ा सा कम हुआ प्रॉफिट, देन यहाँ पे 2018 में एकदम से इसका प्रॉफिट जो अच्छा हुआ, दैट इज 911 करोड़, देन उसके बाद भी 1011 करोड़, एंड देन फाइनेंशियल ईयर 2020 में भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, बट दैट इज ग्रो हो रहा है प्रॉफिट। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो देन यहाँ पे 2021 में प्रॉफिट बहुत ही ड्रास्टिकली यहाँ पे गिरा है, एंड ये सारा हमें पता ही है कि कोविड के कारण थोड़ा सा इफेक्ट तो आया है हर कंपनी पे, चाहे वो अल्कोहल वाली हो, चाहे जो सी मर्जी कंपनी हो, तो इसलिए इसको अभी हम फिलहाल के नजरअंदाज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें मोटा मोटा देखने को मिल गया कि फाइनेंशियल्स कोई बहुत बुरे नहीं है, दैट इज रेवेन्यू ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू गिरता आ रहा है, प्रॉफिट गिरते आ रहे हैं, वो सिर्फ टेम्परेरी कोविड के कारण हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको अवॉइड करते हैं। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मार्केट शेयर कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हम बैलेंस शीट पे आते हैं। अब बैलेंस शीट में देखो क्या क्या चीजें देखने वाली होती हैं। बैलेंस शीट में ना सबसे पहले हमें देखना है कि कंपनी के पास एसेट्स कितनी है एंड उसके बदले में लायबिलिटीज कितनी है। एसेट्स मतलब कि कंपनी को जिन चीजों से फायदा हो सकता है, दैट इज उसकी मशीनरी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो भी उसके पास चीजें हैं जिससे उसको आने वाले टाइम में बेनिफिट होगा, वो सारी है एसेट्स। उसके बाद लायबिलिटीज होती है जो कि कंपनी की देनदारी है, ठीक है। कोई कंपनी ने लोन ले रखा है, कुछ ले रखा है, तो अगर लायबिलिटीज एसेट्स से बहुत ज्यादा है, मतलब कंपनी के पास समझ लीजिए एसेट्स हैं 5000 करोड़ की और देनदारी कंपनी के पास 20,000-30,000 करोड़ की है, मतलब इतना कर्जा ले रखा है, तो कंपनी कैसे देगी? तो इसलिए वो चीजें हमें देखनी है। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे करंट एसेट्स अगर आप देखोगे तो करंट एसेट्स मतलब बहुत बड़ी तो नहीं है, कम ही हो रही है, तो इसको हम फिलहाल के लिए देखते हैं बाद में। बट यहाँ पे मेन चीज जो देखने वाली है ना, वो यहाँ पे मैं देखता हूँ नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, दैट इज उसमें आता है लॉन्ग टर्म डेट, मतलब कि कंपनी ने लंबे टाइम के लिए कितना कर्जा ले रखा है, वो जितना कम से कम हो एज कंपेयर टू एसेट्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसका लॉन्ग टर्म डेट देख रहा हूँ तो वो कंटिन्यूसली कम होता आ रहा है। दैट इज अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे, हमने इसको यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, हमने इस नॉन करंट लायबिलिटीज पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया टोटल लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। अब इसको हम पिछले 5 साल का पैटर्न देखते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे 2015 से देखते हैं, तो 2015 में अगर आप देखोगे तो 1100 करोड़ का डेट था कंपनी पे, ठीक है। उसके बाद इसने 730 करोड़ किया, कम हुआ, उसके बाद 869 हुआ, देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो 762 हुआ, देन उसके बाद अगर आप फाइनली अभी देखोगे तो पिछले 6 साल में कंपनी ने अपना 90% कर्जा उतार दिया है। दैट इज जो 1100 करोड़ था वो अभी सिर्फ 94 करोड़ रह गया है। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास एसेट्स भी उतनी पड़ी हैं। उसके अलावा करंट लायबिलिटीज में बेसिकली वो आ जाता है जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं, जो कि ज्यादा दिक्कत नहीं देती हैं। मेन दिक्कत देता है ये जो लंबे टाइम का डेट है, अगर ये कंपनी पे बहुत ज्यादा है या फिर बढ़ रहा है तो दिक्कत है। इसमें अगर आप देखोगे तो डेट कंटिन्यूसली कम हो रहा है, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है, बिकॉज मैं यही देखता हूं कि कंपनी में ऐसा तो नहीं कि कर्जा बढ़ता जा रहा है। कंपनी में अगर कर्जा कम हो रहा है तो दैट मींस कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रही है। और चार्ट तो हमारा है, ये पीछे चार्ट तो हमारा बोल ही रहा है कि कंपनी में कुछ ना कुछ हो रहा है और कंपनी जा रही है आगे। तो ये डेट वगैरह ये सारी चीजें धीरे धीरे खुद कम हो जाएंगी, रेवेन्यू भी धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाएगा अगर चार्ट अच्छा रहा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये चीज पता लग गई। उसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा देखता नहीं हूँ, सिर्फ मैंने इसको मोटी मोटी नजर मार ली कि ये डेट वगैरह ज्यादा नहीं है। देन उसका कैश फ्लो में मैं क्या देखना है, कैश फ्लो में मैं देखना है कि कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है, दैट इज जो ये लास्ट वाला कॉलम है ना, फ्री कैश फ्लो, दैट इज की कंपनी के पास कितना कैश है जो यूज कर सकती है कंपनी, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो अगर हम इसका भी 5 साल का ट्रेंड देखेंगे तो पहले -360 करोड़ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज हुआ, देन इंक्रीज हुआ, देन इंक्रीज हुआ, एंड देन कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। एंड इस ईयर में तो आप देखोगे 3 गुना हो गया, मतलब वो बेस इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो 3 गुना यहाँ पे फ्री कैश फ्लो हो गया। तो ये भी मेरे लिए पॉजिटिव चीज है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इतना कुछ आपके लिए देखने लायक नहीं है फिलहाल। देन यहाँ पे हम चलते हैं, देन ये चीज मैंने फाइनेंशियल्स देख लिए। उसके बाद यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे होल्डिंग्स में, ठीक है। तो होल्डिंग्स में चलते हैं। होल्डिंग्स में क्या होता है, होल्डिंग्स में बेसिकली होता है, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टैब होता है, बिकॉज इसको देखे बिना मैं किसी भी स्टॉक पे डिसीजन नहीं लेता हूं। अब ये क्या है, इसमें बेसिकली आता है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो किस किस के पास पड़े हैं, वो FIIs के पास पड़े हैं, DIIs के पास पड़े हैं, उसके अलावा रिटेलर्स के पास कितने पड़े हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फिलहाल जो इसकी करंट होल्डिंग है वो 56% पड़ी है प्रमोटर्स के पास। अब प्रमोटर कौन होते हैं, बेसिकली कंपनी के ओनर्स जिन्होंने कंपनी शुरू करी है, ठीक है। तो जितनी, अब बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिलती है जिसकी 90% जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है, तो उसमें कई बार क्या होता है, उसमें
कई बार मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है, तो इसलिए वैसे स्टॉक से भी आपको दूर रहना चाहिए, बिकॉज अगर प्रमोटर्स ने बेच दिया तो आप गए। तो इसलिए आपको 50, 60, 70% तक जिनकी प्रमोटर होल्डिंग है उन स्टॉक्स में जाना चाहिए। अगर इससे बहुत कम है, मतलब किसी स्टॉक में 10-15% ये सिर्फ, उसको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मतलब अगर ओनर्स के पास ही कंपनी के शेयर नहीं है तो फिर बाकी हम कैसे भरोसा करेंगे, ठीक है। तो प्रमोटर होल्डिंग 56% है, तो दैट इज गुड। अभी इसको हम यहाँ पे ना ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें पिछले पूरे मतलब क्वार्टर्स का मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कंटिन्यूसली स्टेबल ही है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। उसके अलावा प्लेज है 0.67%, जो कि बहुत ही कम है। प्लेज क्या मतलब कि उन्होंने अपनी होल्डिंग के बदले में कर्जा ले रखा है, तो वो बहुत ही कम है। अगर बहुत ज्यादा परसेंटेज हो तो देन हम इसको कंसीडर करते हैं, बट फिलहाल के लिए अच्छी है। उसके बाद हम जाएंगे म्यूचुअल फंड्स पे। तो म्यूचुअल फंड्स के पास सॉरी यहाँ से जाएंगे तो म्यूचुअल फंड्स के पास अगर आप देखोगे तो सिर्फ 6.68% ही जो है होल्डिंग्स पड़ी हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने पहले थोड़ी सी कम करी थी पिछले कुछ क्वार्टर्स में, देन फाइनली इन्होंने फिर से इंक्रीज करी है। तो यहाँ पे भी कुछ खास डाटा हमें नहीं है, मतलब ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा है। उसके बाद अगर हम जाएंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनके पास जो है अराउंड 19% होल्डिंग पड़ी है, एंड इन्होंने भी पिछले कुछ क्वार्टर्स में इसको कंटिन्यूसली मेंटेन रखा है, इन्होंने भी इसको कम नहीं किया है। और अगर ये आने वाले टाइम में बढ़ाते हैं तो दैट इज हमारे लिए और पॉजिटिव है। उसके बाद अगर हम रिटेलर्स का देखेंगे तो रिटेलर्स में हमें एक चीज दिखती है कि इनके पास पहले 16% थी, देन 17% हुई, एंड देन धीरे धीरे अब यहाँ पे देखोगे ये स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हुआ है। दैट इज यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो ये स्टॉक क्या हुआ, यहाँ पे जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे ये स्टॉक आ गया, एंड यहाँ पे एकदम से यहाँ पे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो कम हो गई। तो रिटेलर्स तो करते ही ऐसे हैं, मतलब हो सकता है कोई रिटेलर बेचारा यहाँ पे फंसा हो 2018 में और उसको फाइनली अपना यहाँ पे प्राइस मिला और देन वो एग्जिट हो गया। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि रिटेलर्स यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, एंड ये मेरे लिए सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि जहाँ पे रिटेलर्स एग्जिट कर रहे हैं। बिकॉज देखो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जहाँ पे रिटेलर्स बहुत ज्यादा है, मतलब जिस स्टॉक में रिटेलर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, उस स्टॉक की कई बार अंडर परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि रिटेलर्स यहाँ से निकल रहे हैं और ये स्टॉक यहाँ से और तेजी से भागेगा। बिकॉज रिटेलर्स का तो हमेशा यही रहा है कि वो लेते हैं तो स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है, वो बेचते हैं तो स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाता है। सो ये मेरे लिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर FIIs भी बेच रहे होते तो देन थोड़ा सा मैं एक बार फिर से कंसीडर करता, बट यहाँ पे मेरे को प्रमोटर होल्डिंग्स में सारी चीजें टिक मिली हैं। उसके बाद अगर हम इवेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा कि कंपनी डिविडेंड देती है नहीं देती है। तो इसने पिछले 5 साल में कोई डिविडेंड नहीं दिया है, लास्ट डिविडेंड इसने 2013 में दिया था। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है अगर आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट मेरा इसमें डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं इसमें ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, बिकॉज इसने 5 से 6 साल बाद ब्रेकआउट दिया है। तो अगर ये स्टॉक अगले 2 या 3 साल में यहाँ से 2 गुना या 3 गुना हो जाता है तो मेरे को डिविडेंड चाहिए ही नहीं, मेरे को वो ग्रोथ ही बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके बाद हमें कहां पे जाना है, इसके बाद मैं जाता हूं पीयर्स में। अब पीयर्स में क्या आता है, पीयर्स में आ जाते हैं जो कि इसी सेक्टर के इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, जो इसी सेक्टर में इसके और स्टॉक्स हैं। अब इसमें इस सेक्टर में ज्यादा स्टॉक्स हैं नहीं, सेक्टर में सिर्फ 3-4 स्टॉक्स ही हैं। तो सबसे पहला तो यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया, उसके बाद हो गया UBL, दैट इज यूनाइटेड ब्रेवरीज। तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। अब इसका चार्ट मैं बंद कर देता हूँ, तो इसको हम खत्म कर देते हैं, एंड देन हम इसको रेडिको खैतान को भी ओपन कर लेते हैं, एंड देन हम यहाँ पे ग्लोबल स्पिरिट्स को भी ओपन कर लेते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स हैं। अब हम इनको तीनों के साथ कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे नीचे आप ये भी देख सकते हो कि तीनों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर मैं इसको पिछले जैसे समझ लीजिए कस्टम करके हम इसको अराउंड पिछले 5 साल का डाटा देखते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, स्टार्ट डेट पे हम कर लेते हैं 2015 कर लेते हैं, एंड यहाँ पे तो आप देखोगे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिया है वो रेडिको ने दिया, ठीक है। रेडिको यहाँ पे आप देखोगे पिछले 5 साल में रेडिको का रिटर्न अराउंड 880% के ऊपर है, वेयरएज मैकडोवेल का रिटर्न सिर्फ 48% है और UBL का 66% है। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि रेडिको एक आउट परफॉर्मर है, एंड रेडिको आपको पता होना चाहिए कि इस सेक्टर का लीडर स्टॉक है, दैट इज वो सबसे तेज चलने वाला स्टॉक है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो ये तो हमने सारा देख लिया, अभी हम चलते हैं ओवरव्यू पे, ठीक है, और फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। सो फाइनेंशियल्स पे हम गए तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि इसका रेवेन्यू जो था वो मतलब स्टेबल ही था। अभी हमें ये देखना है कि बाकी कंपनीज का भी रेवेन्यू स्टेबल है क्या, मतलब जो बाकी इसी सेक्टर की कंपनीज हैं उनका भी रेवेन्यू स्टेबल है या उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो हम सबसे पहले ग्लोबल स्पिरिट्स का देखते हैं। तो इसके अगर हम फाइनेंशियल्स में जाते हैं तो इसका हम देखते हैं तो इसका रेवेन्यू पिछले 5 साल में कंटिन्यूसली बढ़ा है, ठीक है। जैसे 700 करोड़ से अराउंड ये यहाँ पे हो गया 1200 करोड़, तो ये अच्छी बात है। उसका अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट इसका अगर आप देखोगे तो पिछले 5 साल में अराउंड यहाँ पे 10 करोड़ से यहाँ पे हो गया अराउंड 200 करोड़। सो ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, ठीक है। तो ये स्टॉक अच्छा है हमारे लिए। उसका बैलेंस शीट में अगर हम जाते हैं तो बैलेंस शीट में मैं यहाँ पे देखता हूँ इसके पास जो एसेट्स हैं दैट इज 300 करोड़ की एसेट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक छोटी कंपनी है। हम ओवरव्यू में जाते हैं तो ये आप देख रहे हो ये स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 3700 करोड़ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका पर्सनल डिसीजन आता है। अगर तो आप बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और आप चाहते हो कि आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़े और उतना ही उस पर रिस्क भी हो, तो देन आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है एंड अभी छोटी कंपनी है एंड इसमें पोटेंशियल ज्यादा है। बट मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ थोड़ा
मतलब कंजर्वेटिव तरीके से, तो देन मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स चुनूंगा बिकॉज ये लार्ज कैप कंपनी है, चाहे मेरे को रिटर्न कम देगी बट इससे ज़्यादा सेफ रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी है। उसका अगर हम रेडिको का देखें तो रेडिको भी सेम स्मॉल कैप है, और यूबीएल का अगर हम देखें तो यूबीएल मिड कैप है। तो इसलिए मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स क्यों चूज कर रहा हूँ, बिकॉज वो लार्ज कैप कंपनी है एंड मेरे को इसको अपने पोर्टफोलियो में एज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट रखना है। मैं इसको इस तरीके से नहीं रखना चाहता हूँ कि हाँ मैं इसको थोड़ा मतलब कि अग्रेसिव बैट लेना चाहता हूँ, मैं कंजर्वेटिव बैट लेना चाहता हूँ। अगर मैं अग्रेसिव बैट लेना चाहता तो दैन मैं ग्लोबल स्पिरिट्स में जाता या फिर रेडिको में जाता। रेडिको के अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इसका कॉन्टिन्यूसली पिछले 5 साल में बढ़ा है। उसके बाद प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ा है। तो नो डाउट फाइनेंशियल में अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल अगर हम यूबीएल के भी फाइनेंशियल्स देख लें तो यूबीएल के फाइनेंशियल्स कुछ जो है वो इसी तरीके के हैं, दैट इज यूएसएल जैसे ही हैं। तो यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स इसी तरीके के हैं। सो ये दो स्टॉक्स है, दैट इज ग्लोबल स्पिरिट्स और रेडिको खितान। तो ये दोनों स्टॉक्स के नो डाउट फाइनेंशियल्स इन दोनों स्टॉक से अच्छे हैं, दैट इज यूएसएल से एंड यूबीएल से। बट अगर मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए तो देन मैं डेफिनेटली यूनाइटेड स्पिरिट्स को एंड यूबीएल को कंसीडर करूंगा। बट अगर मैं रिस्क लेना चाहता हूं तो देन मैं रेडिको खितान को चूज कर सकता हूं, एंड अगर मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव जाना चाहता हूं तो देन मैं ग्लोबल स्पिरिट्स को भी चूज कर सकता हूं। बट एक चीज समझने वाली है कि अगर हम इसका पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो पिछले 5 साल में ये स्टॉक 80 रुपए से अराउंड ऊपर हाई लगाकर आ गया 1400 का। सो ये स्टॉक ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है, दैट इज अराउंड 18 से 19 गुना हो चुका है। सो जरूरी नहीं है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा परफॉर्म करे। सो इसलिए मेरे को यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है, मेरे को इसके फाइनेंशियल्स भी थोड़े सुधरते दिख रहे हैं। सो इसलिए मैं इसको चूज करूंगा बाकी स्टॉक्स के बदले, ठीक है। बाकी ये हर किसी का अपना टेक हो सकता है। फाइनेंशियल्स हमने देख लिए, बहुत ज्यादा बुरे नहीं है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। बस यस, आने वाले टाइम में अगर इंप्रूव होते दिखेंगे हमें तो दैन हम थोड़ा और अग्रेसिव जा सकते हैं इसमें। अब मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले देखो, अगर तो आप टेक्निकल जानते हो तो आपको सबसे ज्यादा जोर अपना टेक्निकल पे देना है, दैट इज चार्ट पे। बिकॉज अगर देखो यहाँ पे फाइनेंशियल्स इसके थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं ना, अभी ज्यादा नहीं हो रहे हैं, ठीक, मतलब अभी रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बट स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 500 रुपए का लो लगाकर ऊपर 900 रुपए हो गए, 1000 रुपए का हाई लगाया, दैट इज स्टॉक डबल हो गया। बट फाइनेंशियल्स ठीक नहीं हुए। बट यहां से स्टॉक अगर समझ लीजिए और 500 रुपए ऊपर चला गया तो ये फाइनेंशियल्स आपको धीरे धीरे खुद सही होते दिख जाएंगे, बट तब तक स्टॉक ऑलरेडी चल गया होगा। सो इसलिए चार्ट्स में सारी चीजें पहले आएंगी। बिकॉज आप समझ लीजिए यहाँ पे ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, अभी इनकी होल्डिंग 19% है। अब आने वाले टाइम में अगर इनको लग रहा है कि ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने वाला है, सो ये अभी से अपनी होल्डिंग बढ़ानी शुरू करेंगे, बिकॉज इनको भी प्रॉफिट चाहिए ना। तो अगर ये होल्डिंग बढ़ाएंगे तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, तो प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें तो प्राइस से पैसे मिलने वाले ना। स्टॉक अगर 1000 रुपए से 1500 हो जाता है तो हमें तो पैसे मिल गए, ठीक है, और फाइनेंशियल उसके बाद सुधरने शुरू हो जाएंगे। सो इसलिए सबसे पहली प्रेफरेंस हमें देनी है अपने चार्ट को। उसके बाद फाइनेंशियल में आपको सिर्फ ये मोटी मोटी चीजें देखनी है कि बहुत ज्यादा कर्जा तो नहीं है, उसके अलावा प्रॉफिट बढ़ रहा है सही से, लॉस ना हो कंपनी में, ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू जो है वो चाहे ग्रो ना हो रहा हो अच्छे से बट स्टेबल हो, यानी कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है। उसके बाद बैलेंस शीट में आपको देखना है कि कंपनी के पास एसेट्स हैं इनफ लायबिलिटीज के मुकाबले या नहीं, ठीक है। और बाकी होल्डिंग्स में आपको एक चीज जरूर से देखनी है कि होल्डिंग्स किसकी ज्यादा है, ठीक है। अब मैं आपको बाकी स्टॉक्स की होल्डिंग्स दिखाता हूं जो हमने अभी बात करी है। आप कुछ और देखो ना देखो, लेकिन बाकी स्टॉक्स में होल्डिंग जरूर से देखिए। अब जैसे यूबीएल की हम देखते हैं, उसके अलावा ग्लोबल स्पिरिट्स की देखते हैं, तो यहाँ पे हमें होल्डिंग्स में बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे रेडिको के अगर मैं होल्डिंग्स देखता हूं तो रेडिको के अगर आप देखोगे तो 40% है प्रोमोटर्स के पास, 17% है म्यूचुअल फंड्स के पास, 20% है फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास। तो ये भी अच्छा स्टॉक है रेडिको खितान, ठीक है। इसको अभी हम क्लोज करते हैं। ग्लोबल स्पिरिट्स की अगर मैं होल्डिंग्स देखता हूं तो देन यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 50% है प्रोमोटर्स के पास, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास कुछ भी नहीं है, म्यूचुअल फंड्स के पास कुछ भी नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ 5% है, और वो भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने इसी क्वार्टर में बढ़ाया है। और अगर हम रिटेलर्स और अदर्स की बात करें तो 42% अब उनके पास है। अब यहां पे एक चीज आप समझो, 50% प्रमोटर्स के पास, ठीक है, दैट इज ओनर्स के पास, और 42% है रिटेलर्स और अदर्स के पास। अब ये अदर पार्टीज में कौन होता है, इसमें कुछ HNIs होते हैं, ठीक है। तो अब ये 90% या 92% होल्डिंग सिर्फ कुछ ग्रुप के पास है। अब अगर वो चाहे तो इस स्टॉक को कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो इसलिए इस स्टॉक को मैं अवॉइड करूंगा जहां पे ना तो म्यूचुअल फंड्स का पार्टिसिपेशन है, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स का देखोगे 0 पार्टिसिपेशन है, और FIIs का भी ऑलमोस्ट 0 पार्टिसिपेशन है। सो इसलिए इस स्टॉक को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, बिकॉज मैं इसमें इतना रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। उसके बाद अगर हम यूबीएल का देखेंगे, उसकी होल्डिंग्स अगर हम देखेंगे तो यहां पे आप देखोगे 72% है प्रमोटर्स के पास, एंड दैट टू 10% प्लेज्ड है, तो प्लेज है इसमें, और साथ में 72% भी है। उसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है उनके पास 9% है। तो इस स्टॉक को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। सो यहाँ पे मेरा सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा आया, सबसे पहला रेडिको खितान, दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स। सो ये दो स्टॉक्स हैं जिनको मैं कंसीडर करूंगा अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ अल्कोहल सेक्टर में। सो इस तरीके से आपको पूरा सेक्टर का जो है वो एक एनालिसिस करना होता है, बाकी सारे पेयर्स को देखकर और खुद उस स्टॉक को देखकर। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं कि किस तरीके से हमने इसका एनालिसिस किया है। बाकी अगर आप ये रेशोस वगैरह के अंदर जाओगे तो फिर बहुत सारी अलग चीजें हैं, बट मैं उनको नहीं देखता हूं। मैंने आपको अपना बता दिया है कि मैं किस तरीके से देखता हूं, सबसे पहले चार्ट, देन बाद में फाइनेंशियल्स।
सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। अब इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको वही चीज़ें बताई हैं जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ एनालिसिस के लिए, ठीक है। अब फंडामेंटल एनालिसिस हर कोई अपने हिसाब से करता है, कोई लोग बहुत ज़्यादा पीबी रेशो, पी रेशो, इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं, बट मैं वो इन चीज़ों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, बिकॉज मैं अपने चार्ट को सबसे पहले देखता हूँ कि चार्ट अच्छा है या नहीं है। फंडामेंटल देन मैं देखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। अब अगर मेरे को यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट अच्छा लगा तो ही मैं इसके फंडामेंटल पे आया। अब अगर मेरे को चार्ट अच्छा ना लगता तो देन मैं इसके फंडामेंटल देखता भी ना, चाहे वो जितने मर्जी अच्छे होते। तो इसलिए मैं उस अकॉर्डिंगली चलता हूँ। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि फंडामेंटली देखते हैं, सिर्फ टेक्निकल देखते नहीं है, तो वो हर किसी का अपना एनालिसिस है, हर किसी का अपना व्यू है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो मैंने आपको बता दी कि मैं किस तरीके से करता हूँ। बाकी अगर आपको और आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस चाहिए, बिकॉज इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, किस तरीके से देखनी होती हैं, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके मेरे को बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर आप मेरे से कोई बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल मेरा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप आ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।